बस करो। दिसंबर 1984 भोपाल के इतिहास की सबसे खौफनाक रात, जिस रात भोपाल के एक इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री में एक केमिकल की बूंद ड्रॉप होती है और देखते ही देखते 2 घंटे के अंदर अंदर हजारों लोग मारे जाते हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिसास्टर बन जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की अब तक की सबसे भीषण इंडस्ट्रियल डिसास्टर माना जाता है। आधी रात के आसपास इंसेक्टिसाइड प्लांट में ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की कि उनकी आंखों में जलन हो रही है। जब से कार्बाइड में काम करना शुरू किया है तब से तबीयत बहुत खराब रह रही है डॉक्टर। उन्होंने सोचा कि यह गैस लीकेज होना चाहिए और जांच शुरू कर दी। एक कर्मचारी ने पीली गैस के साथ एक पाइप से लिक्विड ड्रॉप होता हुआ देखा और अपने सुपरवाइजर को इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन सुपरवाइजर ने सोचा कि यह पानी होना चाहिए और चूंकि यह इतना बड़ा प्लांट था तो उसने सोचा कि छोटे मोटे लीकेज आम बात है। उन्होंने इस मामले को देखने से पहले चाय पीने के बारे में सोची, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोई सामान्य लीकेज नहीं बल्कि भोपाल में हजारों लोगों के लिए मौत का कारण बन सकता था। लगभग 12:15 पर जब कर्मचारी चाय के ब्रेक पर थे, उन्हें गंध तेज होती हुई महसूस हुई। उनकी आंखों में जलन तेज होने लगी और उन्हें जोर जोर से खांसी भी आने लग जाती है। 2 घंटे के भीतर गैस हवा से शहर के चारों ओर फैल गई और अगले 2 दिनों में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह फैक्ट्री के मालिक की गलती थी, क्या वर्कर्स की गलती थी, या सरकार को दोष देना चाहिए? भोपाल का वो प्लांट जहां एक्सीडेंट हुआ वह यूनियन कार्बाइड कंपनी का कारखाना था। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल है, का यूज करके इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करने के लिए बनाई गई कंपनी थी। 1969 में यह प्लांट बनाई गई थी। यह कंपनी ना सिर्फ कीटनाशक और बैटरियां बनाती थी बल्कि यह कंपनी रॉकेट फ्यूल भी बनाती थी। यह एक ग्लोबल कंपनी है जो आमतौर पर इन प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए केमिकल प्रोड्यूस करती है। कंपनी भारत में सफल रही और लोकप्रिय रूप से यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी गई। भारतीय निवेशकों के पास इसकी 49% इक्विटी थी और यहां तक कि सरकार के पास भी इस कंपनी का ऑनरशिप है। एक्चुअली दोस्तों, इस डिसास्टर की शुरुआत 1980 से शुरू होती है, जब पैसे की कमी की वजह से कंपनी ने MIC को इंपोर्ट करने के बजाय भारत में बनाने का फैसला किया। नो प्रॉब्लम सर, अब ये टैंक जुड़ गए और हमें प्रोडक्शन रोकने की जरूरत नहीं है। गुड काम कीजिए मिस्टर चौधरी। रसायनों का निर्माण कभी भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन UCIL को सरकार से अनुमति मिल गई और उन्होंने अपने उसी प्लांट में MIC का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये जानते हुए कि MIC का लीकेज कितना खतरनाक हो सकता है, भोपाल के नागरिकों के लिए कोई वैसी व्यवस्था नहीं की गई थी कि लोग जरूरत पड़ने पर जल्दी से निकलकर भाग पाए। 1981 में MIC के संपर्क में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान प्रोडक्ट्स की सेल गिरने लगी। कई कंपनियों ने कंपटीशन में कदम रखा और प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेचना शुरू किया, जिससे यूनियन कार्बाइड कंपनी पर प्रेशर पड़ा। कंपनी को कॉस्ट प्लानिंग को चेंज करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की MRP कम कर दी। कंपनी ने क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया और कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने वर्कर्स कम कर दिए और नए वर्कर्स कॉम्पिटिटिव नहीं थे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल इंग्लिश में थे, जबकि कंपनी में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को इंग्लिश का नॉलेज बिल्कुल ही नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। सुरक्षा उपाय बिल्कुल दांव पर लगे हुए थे। उदाहरण के लिए टूटे हुए पाइपों को या तो अनसेफ तरीके से ठीक कर दिया गया था या उन्हें नॉर्मल क्वालिटी वाले पाइप के साथ बदल दिए गए थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री में आए दिन लीकेज होता रहता था, जिससे कर्मचारी भी परेशान रहते थे। सर, सेफ्टी वॉल्व खराब हो गए, नहीं हो सकता, मेंटेनेंस की जरूरत है। भोपाल के नागरिक अपने शहर में हो रहे खतरनाक केमिकल प्रोडक्शन से बिल्कुल अननोन थे और मजदूरों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने आने वाले त्रासदी को भांप लिया था। उस क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों ने कारखाने में सार्वजनिक सुरक्षा की अनदेखी के बारे में विरोध किया, लेकिन यूनियन नेता को निकाल दिया गया और उनकी डिमांड्स को अनसुना कर दिया गया। 1981 में मरने वाले मजदूर मोहम्मद अशरफ ने अपने दोस्त से कहा था कि वह प्लांट को लेकर काफी चिंतित है। प्लांट उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए, और अपने पत्रकार मित्र राजकुमार केसवानी को अपने कंसर्न को शेयर किया। उसके बाद उन्होंने जांच शुरू की। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालने और प्रॉपर पेपर वर्क के बाद रिपोर्टर ने कारखाने की भयानक स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट लिखी। शीर्षक था शहर बचाओ। उस
रिपोर्ट में उसने जिक्र किया था कि जल्द ही कोई हादसा हो सकता है। भोपाल की लगभग 20% आबादी यूनियन कार्बाइड प्लांट के पास रहती है और संभावित गैस लीकेज विनाशकारी हो सकता है। उन्हें कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, लेकिन कहीं पढ़ा कि फॉस्जिन प्लांट में मौजूद है और ये वही गैस था जिसका इस्तेमाल जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैस चैंबर्स में किया गया था और तभी उसे इसकी सीरियसनेस का पता चला। उन्होंने मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर पूरी कोशिश की, लेकिन आपदा आने तक ना तो सरकार ने गंभीरता से लिया और न ही प्लांट ने। यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे कहा करते थे कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है और कोई भी उसके दावों पर विचार करने वाला नहीं है। अब ये त्रासदी एक्चुअली कैसे हुआ, इसे गौर से समझिए। प्लांट में बनाए गए एमआईसी को 3 बड़े से अंडरग्राउंड टैंक में लिक्विड के रूप में स्टोर किया गया था। नेमबाज E610, E611, E619। 610 और 611 में एमआईसी भरा हुआ था, लेकिन 619 को आपात स्थिति के लिए खाली रखा गया था। भरे हुए टैंकों में एमआईसी टैंक की कुल मात्रा का केवल 60% होना चाहिए था। इसका कारण है एमआईसी और पानी के एक डेंजरस कॉम्बिनेशन का होना और रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक है। अगर एमआईसी पानी या हवा के संपर्क में आता है तो दोनों के रिएक्शन से एक जहरीली गैस निकलती है। इसीलिए एमआईसी को इस प्रतिक्रिया से रोकने के लिए बचे हुए टैंक को प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से भर दिया गया था। टैंक के टेम्परेचर और प्रेशर को रेगुलरली जांचा जा रहा था और ठीक भी किया जा रहा था। 3 टैंकों में अगल बगल में 2 पाइप जुड़े हुए थे। जहरीली गैसों को टैंक से बाहर भेजने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उन्हें जलाया जा सके। दूसरे का उपयोग टैंक को नाइट्रोजन से भरने के लिए किया जाता था। किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज से बचने के लिए ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों का काम नियमित रूप से पाइपों की सफाई करना था, लेकिन उस रात टैंक टोटल कैपेसिटी के 60% से अधिक भर गए थे और तीसरा टैंक भी एमआईसी से भर गया था, जिसे आपात स्थिति के लिए खाली माना जाता था। प्रेशर इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था और 2 टैंकों में प्रेशर सही नहीं था। तापमान के लिए एक अलार्म होता था जिसे सालों पहले कंपनी ने बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक नंबर 619 में रेगुलर से ज्यादा गैस भरी हुई थी और गैस का टेम्परेचर भी फिक्स टेम्परेचर जो कि 4.5 डिग्री था उसकी जगह 20 डिग्री हो गया था। मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। वैसे कंपनी ने अक्टूबर 1984 में एमआईसी का निर्माण बंद कर दिया था और टैंक में जो एमआईसी बचा था उसे जरूरत पड़ने पर काम में लेने के लिए रखा गया था। भोपाल में अपना नियमित जीवन जी रहे लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। 3 दिसंबर 1984 की रात नागरिकों के लिए नरक की रात साबित हुई। रात करीब 9 बजे मजदूरों ने अपनी शिफ्ट बदली और एमआईसी सेक्शन के कर्मचारियों ने पाइपों की सफाई का अपना काम शुरू किया। पाइप में पानी डालते समय उन्होंने देखा कि दूसरे सिरे से पानी नहीं निकल रहा है। जाम को ठीक करने के लिए उन्होंने पाइप की सफाई फिर से शुरू कर दी। कई बार कोशिश करने के बाद भी दूसरे एंड से पानी नहीं निकला तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताया। अब यह सुपरवाइजर की गलती थी कि उसने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और कर्मचारियों से कहा कि कुछ देर के लिए पाइप से पानी को बहने दिया जाए और अगली पाली का कर्मचारी बाद में पानी बंद कर देगा। लगभग 10 बजे टैंक नंबर 610 में पानी घुसना शुरू हो गया, जिसमें बहुत सारे एमआईसी थे और जैसा कि हम जानते हैं कि एमआईसी प्लस वाटर एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। एमआईसी ने पानी के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और टैंक से जहरीली गैस का निकलना भी शुरू हो गया और जहरीली गैस का एक बादल सा बन गया। चूंकि कारखाने के मजदूरों को रसायन के बारे में प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, इसीलिए शिफ्ट बदल दी गई। 1 घंटे बाद शिफ्ट बदली। नई कर्मचारियों ने महसूस किया कि उनकी आंखों में जलन हो रही है और उनमें से कुछ बुरी तरह से खांस भी रहे हैं। उन्होंने टैंकों का प्रेशर चेक किया जो कि नॉर्मल से थोड़ा ऊपर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कोई खतरा नहीं है। जब उनकी आंखों से जलन बंद नहीं हुई तो उन्होंने महसूस किया कि यह किसी टैंक में लीकेज हो सकता है और चेक करना शुरू किया। एक कर्मचारी ने टैंक के पास कहीं लिक्विड टपकता हुआ देखा। अगले 1 घंटे में वास्तव में क्या हुआ यह अभी भी बहस का विषय है, लेकिन माना जाता है कि वर्कर्स की टीम ने लीकेज को नजरअंदाज किया और ब्रेक ले लिया। कुछ का कहना है कि ब्रेक से पहले ही दहशत फैल गई थी और लीकेज को गंभीरता से न लेने के लिए सुपरवाइजर की गलती थी। करीब 12:30 पर एहसास हुआ कि गलती हो गई है। न केवल टैंक प्रेशर की रीडिंग पहले से ही बहुत अधिक थी, बल्कि टैंकों में प्रेशर और भी बढ़ता जा रहा था। अब टैंक चूंकि अंडरग्राउंड थे, इसीलिए टैंकों की छत टूटने लगी। जहरीली गैसों को एक वेंट गैस स्क्रबर सिस्टम के माध्यम से निकाला गया, जिसने गैस को जला दिया। इसके अलावा वर्कर्स ने गैस छोड़ने पर पानी डालना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और खराब हो गई।
यह लगभग 1 बजे का समय था जब प्लांट में मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सारे वर्कर्स ने कारखाने को खाली करना शुरू कर दिया और 1 बजे के बाद भोपाल शहर आतंक की चपेट में आ गया। गैस रेलवे स्टेशन सहित शहर के लगभग सभी कोनों में पहुंच गई। लोगों को खांसी आने लगी और वे अपने घर से बाहर निकल आए। घर में घुटन हो रही थी, इसीलिए दरवाजे और खिड़कियां भी खोल दी, जिससे अधिक गैस उनके घरों में प्रवेश कर गई। हजारों लोग सोते सोते मर गए और बाकी जो बचे वो भागना शुरू कर दिया। लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं था कि ऐसे मामले में क्या किया जाए। उन्हें शहर के चारों ओर जहरीली गैस के लीकेज के लिए ट्रेन नहीं किया गया था और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन रोगियों को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले कुछ घंटों तक तो डॉक्टर प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन सी गैस लीक हो रही है और यह ह्यूमन ऑर्गन्स को कैसे प्रभावित कर रही है। सांस लेने की समस्या के कारण मरीजों को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन अधिक ऑक्सीजन ने स्थिति को और खराब कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन में पानी के अणु होते हैं। अस्पतालों में भी कई मरीजों की मौत हो गई। अगली सुबह का नजारा किसी की कल्पना से भी बदतर था। सड़कों पर हजारों लाशें पड़ी हैं, जानवर मर चुके थे और बाकी अभी भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसके बारे में बोलना भी मुश्किल हो रहा है। और यह भारत की सबसे खराब औद्योगिक आपदा बन जाती है। अगले दिन जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली तो यह देखना था कि इतनी बड़ी आपदा के बाद हमारी सरकार क्या कदम उठाती है। तो पहली बात यह होती है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी अपनी टेक्निकल टीम भारत भेजती है और टीम एमआईसी को कम खतरनाक गैस में बदल देती है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फेथ कहा जाता था। उन्होंने भारत को राहत राशि भेजी। उन्होंने सरकार, द रेड क्रॉस और अन्य राहत संगठनों को लाखों रुपए दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, लेकिन अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसने कानूनी लड़ाई की शुरुआत की, एक लड़ाई जो आज भी लड़ी जा रही है। भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड ने मामले की जांच शुरू की और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि दुर्घटना का वास्तविक कारण पानी और एमआईसी की प्रतिक्रिया थी। सरकार ने दावा किया कि यूनियन कार्बाइड की गलती थी, क्योंकि उसने सुरक्षा मानकों को बनाए नहीं रखा था और कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वहीं यूनियन कार्बाइड ने सरकार पर सिक्योरिटी डिजाइन में बदलाव की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह कंपनी की गलती नहीं, बल्कि जो कर्मचारी इस टाइम के आसपास ड्यूटी पर थे, ये उनकी गलती थी। हाइट तो तब हो गई जब उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्मचारियों ने प्लांट में तोड़फोड़ की थी और जानबूझकर टैंकों में पानी डाला था। 1989 में अदालत का मामला समाप्त हो गया और यूनियन कार्बाइड ने मुआवजे के रूप में भारत सरकार को $470 मिलियन का भुगतान करने का फैसला किया, जो उस समय लगभग 800 करोड़ भारतीय रुपए था। स्टोरी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश के निवासी खुश नहीं थे। फरवरी 1989 में कभी इसरो के अध्यक्ष रह चुके सतीश धवन ने इसके विरोध में एक याचिका दायर की और मामला फिर से खुल गया। वॉरेन और उस रात प्लांट में मौजूद भारतीय वर्कर्स को अदालत ने अपराधियों के रूप में आरोपित किया था। अगले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन निष्कर्ष तब निकला जब कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड और वॉरेन एंडरसन को अपराधी घोषित किया। जिन भारतीयों पर आरोप लगाया गया था उन्होंने जुर्माना दिया और वॉरेन एंडरसन एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 2014 में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मामला अभी भी खुला हुआ है। हादसे के शिकार हुए पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में कई याचिकाएं दायर की हैं और इनमें से कई मामले आज तक खुले हुए हैं। समय के साथ सरकार को यह भी एहसास हुआ कि इस तरह की दुर्घटना के मामले में लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए उनके पास सही कानून नहीं है। इसी वजह से सबसे पहले जो कानून लाया गया था वो था पर्यावरण संरक्षण कानून। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए और उसी वर्ष फैक्ट्री अधिनियम में एक नया खंड जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि कारखाने का ऑक्यूपेंट किसे माना जाएगा। वैसे भारत में कारखानों की स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर हुई है, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसकी गलती थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर